राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के अंतर्गत आपराधिक विधि में संयुक्त उत्तरदायित्व के महत्वपूर्ण सिद्धांत के विषय में पढ़ा था। आज हम संयुक्त उत्तरदायित्व के दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसका उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में किया गया है, के विषय में पढ़ेंगे। धारा 149 को पढ़ने से पूर्व हमें पहले विधिवत जमाव किसे कहते हैं के विषय में पढ़ना होगा, क्योंकि धारा 149 में विधिवत जमाव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो धारा 149 को पढ़ने से पूर्व हमें पहले विधिवत जमाव किसे कहते हैं के विषय में पढ़ना होगा, क्योंकि धारा 149 में विधिवत जमाव शब्द का प्रयोग हुआ है। तो विधिवत जमाव, अनलॉफुल असेंबली। तो विधिवत जमाव को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 141 में परिभाषित किया गया है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के जमाव को विधिवत जमाव कहा जाता है यदि उस जमाव का सामान्य उद्देश्य धारा 141 में उल्लेखित किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो। तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के जमाव को विधिवत जमाव कहा जाता है यदि उस जमाव का सामान्य उद्देश्य धारा 141 में उल्लेखित किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो। तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव को विधिवत जमाव तभी कहा जाएगा जब धारा 141 में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह जमाव गठित हुआ हो। तो धारा 141 के में जो परिभाषा विधिवत जमाव की दी गई है, उसके अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधिवत जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनमें जमाव घटित हुआ है सामान्य उद्देश्य से प्रथम केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को, संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। दूसरा, किसी विधि के या किसी वेद आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। तीसरा, किसी दृष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करना। चौथा, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग में या जल का उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमृत अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता है वंचित करना, या किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को परिवर्तित करना। पांचवा, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या उसका लोप करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना। तो ये 5 उद्देश्यों की पूर्ति, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के जमाव को विधिवत जमाव तभी कहेंगे जब धारा 141 में उल्लेखित वह 5 उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गठित हुआ हो। कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधिवत जमाव नहीं था, बाद में विधि जमाव हो सकेगा। तो धारा 149 में स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसके अनुसार कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधिवत जमाव नहीं था, बाद में विधिवत जमाव हो सकेगा। तो धारा 141 के अनुसार विधिवत जमाव के लिए 5 व्यक्तियों का न्यूनतम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यदि किसी जमाव में 4 ही व्यक्ति हैं तो वह विधिवत जमाव नहीं कहलाएगा। तो विधिवत जमाव के लिए न्यूनतम 5 सदस्यों का होना आवश्यक है, अधिकतम कितने भी सदस्य हो सकते हैं। और 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को जमाव को विधिवत जमाव तभी कहलाएगा, अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई जमाव है तो वह विधिवत जमाव तभी कहलाएगा यदि उन व्यक्तियों का जिनमें जमाव घटित हुआ है उसका सामान्य उद्देश्य धारा 141 में वर्णित उद्देश्य की प्राप्ति करना हो, जब ही वह विधिवत जमाव कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो धारा 149 में सामान्य उद्देश्य शब्द का प्रयोग किया गया है और सामान्य उद्देश्य को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्य उद्देश्य तात्पर्य यह है कि जमाव के सदस्यों के बीच उद्देश्य वही होना चाहिए, अर्थात उन सभी को इसका ज्ञान है और वे इससे सहमत है।
तो सामान्य उद्देश्य से क्या तात्पर्य? जमाव के सदस्यों के बीच उद्देश्य वही होना चाहिए, अर्थात उन सभी को उसका ज्ञान हो और वह उससे सहमत हो, तभी उस उद्देश्य को सामान्य कहते हैं, अन्यथा उद्देश्य सामान्य नहीं कहलाएगा। धारा 142 विधिवत जमाव का सदस्य होना। तो कोई व्यक्ति विधिवत जमाव का सदस्य कब कहलाएगा? इसको धारा 142 में परिभाषित किया गया है। धारा 142 के तहत कोई व्यक्ति विधिवत जमाव का सदस्य तभी कहलाएगा जब वह ये जानते हुए कि वह विधिवत जमाव है, उस जमाव में क्या होता है, साथ से सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, तो वह विधिवत जमाव का सदस्य कहलाता है। तो कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि वह जमाव विधिवत जमाव है, उसमें साथ से सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, तो उस व्यक्ति को विधिवत जमाव का सदस्य कहा जाएगा। तो धारा 142 के तहत अगर कोई व्यक्ति विधिवत जमाव का सदस्य होगा तो उसको धारा 143 में दंडित किया गया है। तो मात्र विधिवत जमाव का सदस्य होने को ही भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में दंडित किया गया है। घातक आयुधों से सर्जित होकर विधिवत जमाव में सम्मिलित होना। अगर कोई व्यक्ति घातक आयुध से सर्जित होकर विधिवत जमाव में सम्मिलित होता है तो उसको धारा 144 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय बनाया गया है। इसी प्रकार किसी विधिवत जमाव में ये जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है, अगर उसमें वो सम्मिलित होता है या बना रहता है तो उस व्यक्ति को धारा 145 के तहत दंडनीय बनाया गया है। धारा 146 बलवा कारित करना। जब कभी विधिवत जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। तो विधिवत जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होंगे। धारा 149 विधिवत जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। तो धारा 149 में विधिवत जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। तो धारा 149 में समूह दायित्व के महत्वपूर्ण सिद्धांत का उल्लेख किया गया है और धारा 149 के संबंध में यह भी कहा जाता है कि ये धारा संयुक्त या प्रतिनिधित्व या आणविक आपराधिक दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। तो इस धारा के संबंध में यह भी कहा जाता है कि यह संयुक्त या प्रतिनिधित्व या आणविक आपराधिक दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। इस धारा के अधीन आणविक दायित्व का आधार विधिवत जमाव की सदस्यता होना। तो इस धारा के तहत आणविक दायित्व का जो आधार है वह विधिवत जमाव का सदस्य होना आवश्यक है। तो विधिवत जमाव का सदस्य किसे कहेंगे? धारा 142 के तहत जो विधिवत जमाव में जानते हुए उसमें सम्मिलित होता है और उसमें बना रहता है, उस व्यक्ति को विधिवत जमाव का सदस्य कहा जाता है। धारा 149 के अनुसार यदि विधिवत जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। तो इस धारा के दो भाग हैं। धारा 149 में दो भागों का उल्लेख किया गया है। प्रथम भाग के अनुसार विधिवत जमाव के हर सदस्य की उस अपराध के लिए दोषित करता है। जो प्रथम भाग विधिवत जमाव के हर सदस्य को उस अपराध के लिए दोषित करता है जो किसी सदस्य ने उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया हो, तथा धारा का द्वितीय भाग उस जमाव का हर सदस्य उस अपराध को कारित किए जाने के लिए दोषित किया जाएगा जिसके उस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए जाने की संभाव्यता उस जमाव के सदस्य जानते थे। अतः धारा 149 के दोनों भागों के बीच में अंतर है। इस अंतर को हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। किसी विधिवत जमाव का सामान्य उद्देश्य रात्रि में किसी कार्यालय में चोरी करना है। यदि किसी विधिवत जमाव का सामान्य उद्देश्य रात्रि में किसी कार्यालय में चोरी करना है, जब जमाव के सदस्य चोरी कर रहे होते हैं तो चौकीदार वहाँ आ जाता है
और जमाव के सदस्य उस चौकीदार पर बल तथा हिंसा या उपपत्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ जमाव के सदस्य धारा 149 के पहले भाग के अनुसार तो चोरी के लिए दोषित किए जाएंगे। तो यहाँ विधिवत जमाव के सदस्य धारा 149 के पहले भाग के तहत तो वह चोरी के अपराध के लिए दोषित की जाएंगे, क्योंकि उनका सामान्य उद्देश्य चोरी करना था। और वे सभी धारा 149 के दूसरे भाग के आधार पर चौकीदार को आपराधिक बल और साधारण उपपत्ति कायरत करने के अपराध के लिए दोषी होंगे। अतः धारा 149 के दोनों भागों में अंतर है। विधिवत जमाव का उद्देश्य चोरी कायरत करना था, पर चोरी कायरत कर समय चौकीदार वहाँ आ जाता है और वह चौकीदार को आपराधिक बल द्वारा उसको उपपत्ति कायरत करते। तो वह धारा 149 के प्रथम भाग के तहत तो सामान्य उद्देश्यों का अग्रसर करने में चोरी के अपराध के लिए दंडित किए जाएंगे, और धारा दूसरे भाग के तहत वह आपराधिक बल या उपपत्ति के लिए दंडित किए जाएंगे। अतः धारा 149 के दोनों भागों के बीच में अंतर है। अब धारा 34 व धारा 149 के बीच क्या अंतर है? तो धारा 34 वहाँ लागू होती है जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। तो धारा 34 तभी लागू होती है जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, जबकि धारा 149 तभी लागू किया जाता है जब विधिवत जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता है। धारा 34 के अंतर्गत विधिवत जमाव का होना आवश्यक नहीं है। तो धारा 34 में विधिवत जमाव का होना आवश्यक नहीं है, जबकि धारा 149 में विधिवत जमाव का होना आवश्यक है। धारा 34 के तहत कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है और अधिकतम कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, जबकि धारा 149 में कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है और अधिकतम कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। धारा 34 के तहत सभी व्यक्तियों के चित्तों का मिलन होना चाहिए, अर्थात उन्होंने एक पूर्ण नियोजित योजना बननी चाहिए और सभी व्यक्तियों द्वारा अपराध सक्रिय रूप से भागीदारी साबित होना आवश्यक है। सभी व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी साबित होना आवश्यक है, जबकि धारा 149 के तहत सभी व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी साबित होना आवश्यक नहीं है। धारा 34 तो संयुक्त दायित्व का एक सिद्धांत मात्र है। धारा 34 तो संयुक्त दायित्व का एक सिद्धांत मात्र देता है, जबकि धारा 149 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत होने के साथ साथ एक विधिनिष्ठ अपराध भी है। तो धारा 34 और धारा 149 के बीच भी महत्वपूर्ण अंतर है। तो विधिवत जमाव। थैंक यू।